नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि CGPSC और CG व्यापम द्वारा आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन तो इसमें 10-12 होते हैं, लेकिन मैं सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करता हूं। तो आप वीडियो को जो है रोज देखा करिए। सुबह 7 बजे ये अपलोड हो जाता है और क्वेश्चन जो है अधिकतर मतलब इम्पॉर्टेंट ही है। काफ़ी सारे क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन पेपर से हैं, काफ़ी सारे करंट के क्वेश्चन हैं और काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स से लिए गए हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं CG व्यापम और CG PSC से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस जलप्रपात का आकार घोड़े के नाल के समान है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। किस जलप्रपात का आकार घोड़े के नाल के समान है? अब देखिएगा, घोड़े का नाल क्या होता है, कई सारे लोगों को ये भी पता नहीं होगा। तो देखिएगा, जो घोड़ा होता है ना, उसका जो पैर होता है, तो घोड़े का जो पैर होता है, खुर होता है, जैसे हम लोग चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं ना पैरों में, तो वैसे ही घोड़े को दौड़ने में सहूलियत हो, उसके जो नाखून वाखून ज़्यादा न बढ़े, उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है, उसके पैरों में नाल बांधा जाता है, नाल पहनाया जाता है। नाल कुछ इस तरह का होता है, ऐसे टाइप से होता है नाल, ठीक, कुछ इस तरह से सी के आकार का हम बोल सकते हैं, या फिर यू यू बोल सकते हैं, या फिर सी हम बोल सकते हैं। तो इस तरह का जो है घोड़े का नाल होता है। तो आपको बताना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भाई कौन सा ऐसा जलप्रपात है जिसका आकार इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, अगर बात करें अमृत धारा जलप्रपात की, जो कि कोरिया जिले में है, ये रिहंद नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। धुड़मारास की बात करें तो धुड़मारास कोई जलप्रपात नहीं है, ये एक पर्यटन स्थल है जो कि आजकल काफी हाईलाइटेड है। और भाई किसी भी परीक्षा में ये पूछे जाने की संभावना बनती है। धुड़मारास के बारे में मैंने इसका डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है किसी पीछे किसी वीडियो में। तो धुड़मारास बेसिकली कहाँ पर है? बस्तर जिले में है। बस्तर जिले में कहाँ पर है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और जो कांगेर नदी है, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है, तो कांगेर नदी में ही स्थित है धुड़मारास करके एक गांव, जहां पर स्थानीय युवाओं द्वारा बाम्बू राफ्टिंग और कायाकिंग जैसे जो साहसिक जो जल क्रीड़ा, जिसको हम लोग बोलेंगे ना वाटर स्पोर्ट, उसको हम कह सकते हैं, ठीक। तो कायाकिंग और बैम्बू राफ्टिंग ये जो है धुड़मारास में करवाया जाता है, ठीक। तो अभी जो है विश्व पर्यटन संगठन ने धुड़मारास को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन उन्नयन ग्राम घोषित किया है, ठीक। एक तरह से जो है सीधा सीधा इसको हम बोल सकते हैं कि विश्व पर्यटन संगठन ने धुड़मारास का चयन किया है अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में। तो ध्यान रखेंगे। और इसी धुड़मारास के निकट स्थित है कांगेर धारा जलप्रपात, और यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं वो धुरवा जनजाति के लोग हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चित्रकूट जलप्रपात 2 बार हो गया है, माफी चाहूंगा, ठीक ठीक। तो हम लोग आंसर देखते हैं कि भाई हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा जलप्रपात जो है यहाँ पर घोड़े के नाल के आकार का है। तो भाई दो ही ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा चित्रकूट जलप्रपात, ठीक। चित्रकूट जलप्रपात जो कि बस्तर जिले के इंद्रावती नदी में स्थित है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात, इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ठीक। भारत का नियाग्रा भी इसको कहा जाता है। नियाग्रा वाटरफॉल जो कि कहाँ है भाई? अमेरिका में है ना नियाग्रा वाटरफॉल। तो नियाग्रा वाटरफॉल भी कुछ कुछ जो है घोड़े के नाल के समान ही है, ठीक। तो वैसा ही कुछ दिखता है चित्रकूट जलप्रपात, इसीलिए इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अगर हम इसके हाइट की बात करें चित्रकूट जलप्रपात की, तो लगभग लगभग 90 फीट की ऊंचाई से ये अपने पानी को गिराता है। और अगर बात करें बस्तर जिला का, जो जिला मुख्यालय है जगदलपुर, तो वहां से 35-40 किलोमीटर इसकी दूरी होगी। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है घोड़े के आकार के जैसा दिखता है। चलिए, इतना सब कुछ आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने अकाल के विरुद्ध विद्रोह किया था? ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। हालांकि काफी इजी क्वेश्चन भी है, लेकिन कई लोगों के दिमाग में थोड़ा सा पता मतलब क्या पूछ रहा है ऐसा लग सकता है ना। तो आप लोग बताने की कोशिश करिएगा आंसर। मैं हर बार बोलता हूं कि मेरे आंसर बताने से पहले आप जो है अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में
लिख दीजिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते तो आप किसी पेपर में भी लिख सकते हैं, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कमेंट बॉक्स में ही लिखें, आप किसी पेपर में भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या है, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मुझे भी पता चलेगा, ठीक। लेकिन आप ये ज़रूर करिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सही हुए, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक। तो किसने अकाल के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो भाई लाल दलगंजन सिंह का नाम दिया हुआ है, झाड़ा सिराहा का नाम दिया है, वीर गुंडाधुर, ठीक, इनमें से कोई नहीं। लाल दलगंजन सिंह की बात करें तो बस्तर जो रियासत है, बस्तर में काकतीय वंश के शासकों ने शासन किया, तो वहां से संबंधित थे लाल दलगंजन सिंह, और राज परिवार से ही थे, और दीवान के रूप में भी इन्होंने काम किया था। तो इन्होंने जो है तारापुर विद्रोह का नेतृत्व किया था। हालांकि उस समय ऐसा कुछ अकाल नहीं पड़ा था, लेकिन जो कर वृद्धि उसका इन्होंने विरोध किया था, ठीक है, दलगंजन सिंह। झाड़ा सिराहा की बात करें तो भाई झाड़ा सिराहा का संबंध भी बस्तर से ही रहा है, और इन्होंने जो है 1978 के आसपास, सॉरी 1878 में बस्तर में जो मुरिया विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह का कारण अकाल नहीं था। जो बस्तर के जो महाराजा थे भैरम देव, वो जो है बंबई उनको जाना था, क्योंकि उस समय भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हो रहा था, ठीक। तो बंबई में मतलब वो दिल्ली दरबार वाला कार्यक्रम होना था ना, तो उसके लिए उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड लिटन, उन्होंने जो है भारत के सभी रियासतों के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया था। और आमंत्रण ऐसा था कि भाई सबको जाना जरूरी था, मैंडेटरी था उस समय, ठीक। क्योंकि भाई राजा रजवाड़े सब वो तो अंग्रेजों के गुलाम थे ना, ठीक है। तो आमंत्रण कैसा था, भाई सबको जाना जरूरी है। तो हमारे जो राजा जी हैं वो भी जा रहे थे, बस्तर के राजा। तो जो आदिवासी थे उनको भय था कि अगर राजा जी चले गए तो उनके पीछे जो बस्तर का जो दीवान है, उस समय कोई पंडा बैजनाथ करके कोई था, तो वो जो है हमारे ऊपर अत्याचार करेगा। तो इन्होंने राजा को जाने से रोका, और इसमें जो घटनाक्रम घटित हुई वही जो है मुरिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजा का जाना जरूरी था, ठीक। और ये बताना भी मतलब जो आदिवासी हैं वो ये भी बताना चाहते थे कि भाई आप अगर जाएंगे तो हमारे ऊपर जो दीवान है वो अत्याचार करेगा। तो इस चीज को बताने के लिए ही इन्होंने विद्रोह किया था कि भाई आप मत जाइए, आप जाएंगे तो आपके पीछे यहाँ पर जो दीवान है वो मनमानी करना शुरू कर देगा, ठीक। अब अगला है वीर गुंडाधुर। भाई वीर गुंडाधुर का नाम आप सभी को पता ही होगा, जिन्होंने 1910 में बस्तर में भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह का कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा बस्तर क्षेत्र में जो विकास संबंधी कार्य किया जा रहा था, और विकास के नाम पर जनजातियों को परेशान किया जा रहा था, तो उसके विरुद्ध वीर गुंडाधुर ने आवाज उठाया था। तो भाई अकाल के विरोध विद्रोह किसने किया था, अकाल के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? तो यहां पर आपका उत्तर होगा शहीद वीर नारायण सिंह, ठीक। शहीद वीर नारायण सिंह, इन्होंने जो है अकाल के विरुद्ध विद्रोह किया था। देखिएगा वीर नारायण सिंह जो कि सोना खान के जमींदार थे, ठीक। तो सोना खान जो कि बलौदा बाजार क्षेत्र में है, तो उस क्षेत्र में वर्ष 1856 में भयंकर अकाल पड़ा, ठीक है। वर्ष 1856 में बलौदा बाजार वाला क्षेत्र, या फिर मैं कहूं मध्य छत्तीसगढ़, भारत के काफी सारे एरियाज में अकाल पड़ा था। उस समय अकाल होते रहते थे, ठीक। और अकाल का मतलब क्या होता है भाई, बारिश का न होना। अब बारिश नहीं होगा तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो भाई लोग खाएंगे क्या? जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो व्यवस्था हो जाता था, भाई खरीद लेते थे महंगे दामों में भी। लेकिन जो गरीब है, किसान है, वो क्या करेगा, ठीक। तो ऐसे में जो है भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो 1856 में कुछ कुछ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी, बारिश नहीं हुआ, फसल खराब हो गया, लोगों के पास खाने पीने का दिक्कत था। लेकिन जो अमीर लोग थे, जो साहूकार लोग थे, वो जो है अपने गोदामों में अनाज भर भर के रखे हुए थे। होता है ना अनाज की कालाबाजारी, अनाज खरीद के स्टोर करके रख लो और ऐसे सिचुएशन में जो है महंगे दामों में बेचो। लेकिन भाई किसान जो गरीब है वो कहाँ से महंगे दाम में खरीदेंगे, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो लोग तो खरीद सकते हैं, तो उन्हीं को बेचा जाता था। तो यहाँ पर होता क्या है, शहीद वीर नारायण जी देखते हैं भाई अपने क्षेत्र के लोगों को अकाल से पीड़ित हैं, भूख से मर रहे हैं, परेशान हैं, उनके पास खाने को अनाज नहीं है। तो ऐसे में ये जो है विद्रोह कर देते हैं अकाल के विरुद्ध। और क्या करते हैं, कसडोल एक जगह है बलौदा बाजार में, तो वहां पर एक बनिया रहा करता था माखन,
माखन बनिया के नाम से बड़ा वो फेमस था। तो उसके गोडाउन में बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर वीरनारायण सिंह क्या करते हैं, उसके गोदाम पर हमला कर देते हैं और उसके गोदाम को खुलवा करके जितनी अनाज की आवश्यकता होती है उतना जो है वो लोगों में बंटवा देते हैं, बाकी को वो हाथ नहीं लगाते हैं। ठीक, तो जितने अनाज की आवश्यकता होती है उतना वो लोगों को बंटवा देते हैं। तो यहाँ पर जो है माखन बनिया बड़ा चिढ़ जाता है कि भाई ये क्या हो गया, और वो जो है अंग्रेजों से शिकायत कर देता है कि सोना खान के जमींदार ने मेरे गोदाम को लूट लिया। अब अंग्रेजों को पहले से पता था कि भाई जो वीर नारायण सिंह है ये थोड़े से अलग विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर उनको मौका मिल जाता है और वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है जब वो जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए निकले हुए थे। ठीक, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, रायपुर के जेल में उनको बंदी बना लिया जाता है। ये 1856 की बात है। ठीक, तो यहाँ पर अकाल के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। इस पॉइंट को ध्यान रखना, मेरे ख्याल से अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा है, कभी बन सकता है। आगे चल करके फिर जब 1857 की क्रांति शुरू हुई ना, तब वीर नारायण सिंह जेल से भाग निकलते हैं और फिर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल देते हैं। ठीक, वो चीजें कभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हनाल गट्टा क्या है। हनाल गट्टा हनाल गट्टा जो राजस्थान में एक सब्जी बनती है ना, गट्टे की सब्जी, वो वाला नहीं है। ठीक, हनाल गट्टा तो नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, शिशु के जन्म के समय का संस्कार। तो भाई हनाल गट्टा क्या है, तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां से बनता है क्वेश्चन। ठीक, तो हनाल गट्टा क्या है भाई, स्मृति स्तंभ। देखो बस्तर क्षेत्र में, वो भी दक्षिण बस्तर, ठीक, दक्षिण बस्तर अर्थात जो दंतेवाड़ा क्षेत्र है वहां पर एक जनजाति निवास करती है जिसको कहते हैं दंडामी माड़िया। क्या कहते हैं, दंडामी माड़िया। माड़िया भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक नारायणपुर क्षेत्र में मिलेंगे खाली माड़िया कहेंगे उनको, अबुझ माड़िया। ठीक, दंतेवाड़ा क्षेत्र में दंडामी माड़िया। ठीक, दंडामी माड़िया जिनको बाइसन हार्न माड़िया भी कहा जाता है। ठीक, तो इनमें क्या है, किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके स्मृति में स्मृति स्तंभ गाड़ने की प्रथा है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति मर गया तो उसको जब दफनाया जाएगा, क्योंकि जनजातियों में अधिकतर दफनाया जाता है, आजकल वो दाह संस्कार कर रहे हैं बाहरी समाज की देखा देखी में, नहीं तो जनजातीय समाज में मृतक को दफनाने की ही प्रथा रही है मूल रूप से। वैसे अलग अलग जनजातियों में मृतक संस्कार थोड़ा अलग होता है, लेकिन बस्तर के जनजातियों में अधिकतर देखा गया है कि वो जो मृतक है उसके देह को दफनाते हैं। ठीक, तो मृतक को जब दफनाएंगे तो उसका जो कब्र बनेगा तो उसके ऊपर वो क्या करेंगे, स्मृति स्तंभ, जिसको मृतक स्तंभ भी कहा जाता है, वो जो है स्थापित कर दिया जाएगा। और ये अभी से नहीं है, काफी पहले से किया जा रहा है। दंतेवाड़ा क्षेत्र में एक स्थान है गामावाड़ा। ठीक, याद रखेंगे, दंतेवाड़ा में एक स्थान है गामावाड़ा। यहाँ पर पाषाण जो महापाषाण कालीन मृतक स्तंभ अथवा स्मृति स्तंभ प्राप्त हुआ है गामावाड़ा में, महापाषाण काल। ठीक, मैं कब की बात कर रहा हूँ, महापाषाण काल, मतलब कि 3-4 हजार साल पुराना जो महापाषाण काल है ना, तो उस समय का मृतक स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। और आज भी उस क्षेत्र के दंडामी माड़िया जनजाति के लोग उसी तरह से अपने मृतकों की स्मृति में मृतक स्तंभ या स्मृति स्तंभ स्थापित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये लकड़ी का भी होता है, अभी लकड़ी का बनाया जा रहा है, पहले पत्थर का बनता था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इन तमाम चीजों को। बाकी इनके बारे में आप पढ़िएगा। विवाह संस्कार मैं किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, नामकरण संस्कार, ठीक, शिशु के जन्म के समय का संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मराठा शासक के शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जिलेदारों की नियुक्ति की जाती थी। तो आपको बताना है कि किस मराठा शासक के शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जिलेदारों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक, जिलेदार। अब देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन रहा, कब से कब तक रहा भाई, तो मोटा माटी अगर हम लोग मान लें तो 1741 हम लोग पकड़ सकते हैं, 1741 से लेकर के 1854 तक, लगभग मोटा माटी 100 साल। ठीक, 1741 से 1854 तक। तो शुरुआत में मराठों ने क्या किया, जो यहाँ के जो शासक थे, रायपुर के कलचुरी, रतनपुर के कलचुरी, उनको जो है रूल करने दिया।
बस उनके ऊपर अपना नियंत्रण रखा। लेकिन बाद में क्या किया, यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, बिंबाजी भोसले को भेज दिया गया। ठीक, वो सीधे सीधे शासन करने लगे। जब उनकी मृत्यु हुई तो फिर यहाँ पर सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की गई, सूबेदार भेजा जाने लगा। सूबेदारी सिस्टम खत्म हुआ तो उसके बाद फिर यहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट, जो अधीक्षक, ब्रिटिश अधीक्षक, उनको भेजा जाना शुरू किया गया। उसके बाद फिर 1830 से 1854 के बीच छत्तीसगढ़ में जिलेदारों की नियुक्ति करना शुरू किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे क्रम। सबसे पहला क्रम कि भाई यहाँ पर जो लोकल जो रूलर्स थे कलचुरी के, उनसे काम चलाया गया। उसके बाद फिर सीधा यहाँ पर जो है मराठा शासन स्थापित किया गया, बिंबाजी को भेज दिया गया। ठीक, उसके बाद फिर सूबेदारी प्रथा, उसके बाद फिर ब्रिटिश अधीक्षक वाली प्रथा, उसके बाद फिर आखिरी में जिलेदार वाली प्रथा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस मराठा शासक के शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जिलेदारों की नियुक्ति की जाती थी। तो देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में मराठों ने शासन किया था। अब मराठों में भी ना अलग अलग शाखाएं थी। एक तो भाई पुणे में पेशवा रूल कर रहे थे, जो कि पूरे मराठा साम्राज्य के कर्ता धर्ता थे। अब जो पेशवा थे उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपने लोगों को भेज रखा था कि भाई आप वहाँ जाइए, मतलब उत्तर में जाइए, आप पश्चिम में जाइए, आप पूर्व में जाइए, उस तरफ का काम संभालिए। तो जो पश्चिम वाला जो भाग है, जो गुजरात राजस्थान वाला जो एरिया है, उसमें गायकवाड़ को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस वक्त उत्तर की बात करें तो वहाँ पर सीधिया को भेजा गया था, जो ग्वालियर में रहते थे। ठीक, मध्य भारत की बात करें तो होलकर, जिन्होंने अपना केंद्र बनाया इंदौर को। उसके बाद अगर हम बात करें पूर्व की, पूर्व अर्थात जिनको बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनको उड़ीसा बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वो थे भोसला। ठीक, भोसला, जिन्होंने अपना केंद्र बनाया नागपुर को। तो हमारे छत्तीसगढ़ में किन्होंने आक्रमण किया था, किन्होंने अधिकार किया था, तो भोसला शासकों ने अधिकार किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब भोसला शासक जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ पर आक्रमण हुआ भोसला शासकों का, उस समय शासक थे रघुजी प्रथम। ठीक, रघुजी प्रथम, उसके बाद आए रघुजी द्वितीय, और जिलेदारों की नियुक्ति जब हुई उस समय थे रघुजी तृतीय। ध्यान रखेंगे। ठीक है, रघुजी तृतीय का शासन अगर हम माने तो 1818 से 1854 तक, 1854 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर डलहौजी जो है हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य को छत्तीसगढ़ और बस्तर समेत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवरी नारायण के अधिकांश मंदिर किस काल में निर्मित है? शिवरी नारायण में जो मंदिर है ना, वो किस काल में निर्मित है? तो भाई शिवरी नारायण जो कि माता सबरी से संबंधित है। यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सबरी के जूठे बीर खाए थे ना। ठीक, तो 11वीं सदी, यहाँ जितने भी मंदिर हैं सब 11वीं सदी में बने हैं। अगला है सुक्तिमती किस स्थल का प्राचीन नाम था? सुक्तिमती प्रश्न पूछा जाता है, सुक्तिमती किस स्थल का प्राचीन नाम है? तो देखिएगा सुक्तिमती ये सिरपुर, न तो चंद्रखुरी न तो नगपुरा। सुक्तिमती किसका प्राचीन नाम है? तो सिहावा, जो सिहावा पर्वत है उसका प्राचीन नाम है सुक्तिमती। इसी सुक्तिमती अर्थात सिहावा पर्वत पर किसी समय में श्रृंगी ऋषि ने साधना की थी, तपस्या की थी, और इस क्षेत्र में वो काफ़ी मतलब माने जाते थे। ठीक है ना, यहीं से सिहावा पर्वत से ही महानदी का उद्गम हुआ है। ठीक, ये भी ध्यान में रखेंगे। यहीं पर जो है श्रृंगी ऋषि ने अपना आश्रम भी बना रखा था। और ये कहाँ पर है भाई? तो धमतरी जिले में। अगला क्वेश्चन है, कमल विहार पैलेस स्थित है। कमल विहार पैलेस कहाँ स्थित है भाई? कमल विलास पैलेस, कमल विहार पैलेस। तो देखिएगा कमल विहार पैलेस ये कहाँ है, याद रखना है, खैरागढ़ में। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? तो खैरागढ़ में आप लोगों ने सुना होगा एक विश्वविद्यालय है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। ठीक, तो यहाँ के जो राजा रानी थे, कमल विहार पैलेस के जो शासक थे, उनकी एक बेटी थी इंदिरा। अब जो इंदिरा है ये जो है ना संगीत में काफ़ी इसकी रुचि थी इंदिरा की। तो इनके माता पिता ने देखा कि भाई हमारी जो बिटिया है उसको संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि है, तो इन्होंने अपनी
बेटी के स्मृति में, ठीक, तो अपनी बेटी की याद में जो है यहाँ पर ये विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की। ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्घाटन किया था उस समय इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक। इंदिरा गांधी जो कि उस समय हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। हालांकि इस समय वो किसी पद पर नहीं थी, किसी छोटे मोटे पद पर जरूर रही होंगी। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू वो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। ध्यान रखेंगे, अगर आप डेट याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा 14 अक्टूबर 1956 इंदिरा गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया। और इस विश्वविद्यालय में जो इंदिरा नाम है ना, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये इंदिरा जो है यहाँ की जो राजकुमारी थी खैरागढ़ की, उनका नाम है इंदिरा। और संयोग देखिए कि जिन्होंने उद्घाटन किया उनका नाम भी इंदिरा था, ठीक। ध्यान रखेंगे। तो राजमहल का नाम क्या था? कमल विहार पैलेस। तो यहाँ पर राजमहल क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, जो यहाँ के जो शासक थे ना, शासक का नाम था राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, उनकी पत्नी थी पद्मावती। तो दोनों ने क्या किया, अपने राजमहल को, जिसका नाम कमल विहार पैलेस था, अपने राजमहल को ही विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो आज ये जो विश्वविद्यालय जिस भवन में संचालित है वो बेसिकली क्या है, खैरागढ़ के राजाओं की राजमहल हुआ करता था, ठीक। तो राजा का नाम याद रखेंगे वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी का नाम पद्मावती। अब जो महारानी पद्मावती थी ना, इनके संबंध में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि महारानी पद्मावती मध्य प्रदेश राज्य की पहली महिला मंत्री थी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश राज्य की ये पहली महिला मंत्री थी। 1952 से 1967 के बीच ये जो है मंत्री रही हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये छत्तीसगढ़ की थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्य के गठन के समय चल रहे पंचवर्षीय योजना का काल था। तो राज्य के गठन के समय प्रश्न पूछता है ना, राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, कौन सा लोकसभा चल रहा था, ठीक। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी इस समय, ठीक, 9वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो इसका काल क्या था ये आपको बताना है। तो इसका काल क्या था भाई, 1997 से 2002। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, कौन सी लोकसभा उस समय चल रही थी, ठीक, बताएंगे आप लोग, उसका काल भी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर कैलाश गुफा नहीं है? किस स्थान पर कैलाश गुफा नहीं है? तो भाई जो दक्षिण छत्तीसगढ़ वाले हैं वो बोलेंगे भाई हमारे बस्तर में तो कैलाश गुफा है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक। उत्तरी छत्तीसगढ़ वाले भी बोलेंगे कि भैया हमारे जसपुर में भी है, ठीक। यहां ध्यान रखना कि सरगुजा में भी कैलाश गुफा है। अब दोनों के जो मैंने आधिकारिक वेबसाइट में चेक किया तो दोनों के ही आधिकारिक वेबसाइट में कैलाश गुफा दिखा रहा है। और जहां तक मुझे लगता है कि वो एक ही कैलाश गुफा को दिखाया जा रहा है। जो लोग उस तरफ के हैं, सरगुजा क्षेत्र के, उत्तरी छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने वहां की गुफा को देखा है, कैलाश गुफा को, वो थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताएंगे, ठीक है, ठीक। तो यहां हम मान के चलेंगे कि इन तीनों जिलों में कैलाश गुफा है, क्योंकि आधिकारिक रूप से तो दिख रहा है ना भाई, बाकी रायगढ़ में नहीं है। तो आंसर होगा इसका रायगढ़। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फागुन मंडई का आयोजन किस स्थान पर होता है? फागुन मंडई, फागुन, ठीक, फाल्गुन, वैसे इसका सही उच्चारण फाल्गुन होगा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में फागुन बोला जाता है, ठीक। तो फागुन मंडई का आयोजन किस स्थान पर होता है? मंडई मतलब मेला, ठीक है। तो भाई फागुन मंडई कहाँ होता है? ध्यान रखना, दंतेवाड़ा में होता है फागुन मंडई। और इस समय जो है ना, दंतेश्वरी माता की पूजा की जाती है, मावली माता की पूजा की जाती है, और लगभग लगभग ये 10 दिन तक चलता है। मोटा मोटी 10 दिन पहले शुरू हो जाता है, होली के 10 दिन पहले। अच्छा, ये चीज़ में मैंने बताना भूल गया कि ये होली के समय आयोजित होता है, ठीक है ना। फागुन मंडई होली के समय आयोजित होता है और लगभग होली के 10 दिन पहले ये मेला शुरू हो जाता है दंतेवाड़ा में, ठीक। जहां दंतेश्वरी मंदिर है ना, उसी के आसपास यह मेला आयोजित होता है। इस मेले को फागुन मेला के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि होली के समय फागुन मेला कहाँ लगता है, इस टाइप से बन सकता है ना, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन लिया हुआ है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप थोड़ा क्वेश्चन के नंबर बढ़ाइए, ठीक है। तो मैं बढ़ाऊंगा, बिल्कुल बढ़ाऊंगा, ठीक। तो आज का वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।